हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट मंथन। स्टूडेंट मंथन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक जो छठी क्लास की है। और ये चैप्टर जो है 9वां चैप्टर है, छठी क्लास की 9वां चैप्टर हिस्ट्री की। और इस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। तो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे, डिस्कस करेंगे जो आज से करीब 2300 साल पहले व्यापारी कैसे होते थे, राजा कैसे अपना राज चलाते थे, तीर्थयात्री क्या होते थे, कैसे इन लोग अपने भक्ति की जो प्रचार प्रसार करते थे ये लोग कैसे करते, रेशम मार्ग की कहानी के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म का कैसे और भी प्रचार प्रसार हो, उन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है, सबसे पहले हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक जो है इसमें सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी दी होती है। यहाँ पे आज एक छोटी सी स्टोरी जगनी के बारे में दिया गया है, जो कि अपने गांव में एक मेले में जाती है। ठीक है, तो मेले में वो बहुत सारी चीज़ें देखती है, जैसे कि वो बर्तन देखती है, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगीले जो फूल जो होते हैं, प्रिंटेड आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं वो सब देखते हैं, और आर्टिफिशियल फूल वाले जो कपड़े होते हैं वो सब चीज़ों को देखते हैं। और जो चाबी से या बैटरी पे चलने वाले बहुत सारे मज़ेदार जो खिलौने होते हैं उन सब चीज़ों को वो देखती है और उसे अच्छा लगता है। तो और ये भी देखती है कि उन चीज़ को बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं ना, वो लोग बस और ट्रक से सुबह तो आते हैं और रात को अपना सारा सामान जो होता है वो समेट के वो लोग क्या होते हैं वापस चले जाते हैं। तो जो जगनी है वो जगनी को क्या होता है, यहाँ पे हैरानी होती है। हैरानी इस बात की होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह घूमते रहते हैं, कहीं पे इन लोगों का कोई अस्थायी जगह नहीं होता है। तो वो अपनी माँ से पूछती है, तो माँ ने उसे बताया, उसकी जो माँ होती है वो उसे बताती हैं कि देखो बेटा, ये लोग जो हैं व्यापारी हैं, ठीक है, बिजनेसमैन है। और इन लोग क्या है, उन चीज़ों को उन जगह से खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? जहाँ पे ये सामान बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में, जहाँ पे मेले लगते हैं वहाँ पे जाके इन्हें बेचते हैं। तो एक छोटी सी एक बिजनेस के बारे में उसे ब्रीफिंग एक तरह से उस बच्ची को मिलता है इस स्टोरी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्यापार और व्यापारियों के बारे में। इस टॉपिक में जानकारी मिलती है। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था एक ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो काली पॉलिश वाले बर्तन जो है ना, उसके बारे में हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये बर्तन जो है ख़ास तौर पे जो हम लोग को बर्तन मिली थी, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो मिली थी, इसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या थी, कटोरियाँ थी, थाली जो थी, मैक्सिमम यही सब चीज़ें मिली है। ठीक है, जो वो साइड से पूरा स्थल जो था वहाँ से मिले हैं ये सब। ठीक है, तो ये भी सवाल यहाँ से उठता है कि इन जगहों पे ये सब बर्तन जो है कैसे पहुँचे होंगे। या तो वहाँ फैक्ट्री होंगे तभी तो बर्तन होंगे, हर जगह तो फैक्ट्री होंगे नहीं। अलग अलग साइड से तो सेम बर्तन मिल रहे हैं, तो मतलब वहाँ फैक्ट्री नहीं है, तो गई कैसे होंगे। तो यहाँ से एज्यूम किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जहाँ ये बर्तन बनते होंगे वहाँ से व्यापारी इन्हें खरीद के ले जाकर अलग अलग जगहों पर इसे बेचते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण वाला एरिया, तो वहाँ पे सोना, मसाले, खास करके जो अपना ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है ना, और कीमती पत्थर के लिए वो जो अपना साउथ इंडिया है वो फेमस है, या उस समय फेमस था। ठीक है, फेमस है मतलब प्रेजेंट हो गया, बट हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो था दक्षिण भारत हमारा किसके लिए प्रसिद्ध था? गोल्ड के लिए, मसाले के लिए, और ख़ास तौर पे जो था ब्लैक पेपर और जो कीमती पत्थर होते थे ना, उसके लिए बहुत ही फेमस था। जो काली मिर्च है ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च की जो अपना रोमन साम्राज्य था ना, रोमन साम्राज्य, वहाँ पे इसकी बहुत ही हाई डिमांड थी इसकी। ठीक है, तो इतना डिमांड थी कि लोग, वहाँ के लोग इसे काले सोना के नाम से बुलाते थे, ब्लैक गोल्ड बोलते थे इसे, काली मिर्च को। काली मिर्च तो पता होगा, आप लोग ने देखा होगा, एक मसाला होता है गोल गोल, अगर आपने उसे पूरा साबुत देखा होगा तो गोल गोल होता है वो, उसका लोग मैक्सिमम पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम अपने केरला वाले एरिया में वो ब्लैक पेपर होते हैं। ठीक है,
तो व्यापारी जो होते थे क्या इन सामानों को जो है समुद्री रास्तों से, या समुद्री रास्तों मतलब समुद्री जहाज से या फिर सड़क के रास्ते से कहाँ पहुँचते थे? रोम पहुँचते थे। रोम किसके लिए पहुँचेंगे? ये रोमन साम्राज्य के लिए लेके जाते थे, ठीक है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के क्या मिले हैं? गोल्ड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मतलब जो है गोल्ड कॉइन मिले हैं, ठीक है। तो इसे यह अनुमान लगाया जाता है कि उन दिनों जो है रोम के साथ हमारा बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक है, बिजनेस चल रहा था। तो व्यापार से जुड़ी एक कविता मिली है, कहाँ पे हमें मिली है? ये जो संगम साहित्य था ना, जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था संगम साहित्य, तो उस संगम में हमें क्या, संगम कविताओं में एक मिला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि इस कविता में जो पूर्वी समुद्री तट है, जो ईस्टर्न एरिया वाला जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, जो स्थित जो पुहार, देखिए पुहान पत्तन मतलब समझ रहे हैं ना, पोर्ट हो गया, जहाँ पे माल जो आते थे, जहाज से सामान आते थे, वहाँ पे लोड अनलोड किया जाता था, उसे पतन बोलते थे, ठीक है। तो पतन पे क्या हो, लाए जाने वाले माल, या माल मतलब सामान, जो भी वस्तु लाए जाते थे उसका वर्णन मिलता है। तो चलिए एक व्यू हम लोग डालते हैं इस कविता में जो लिखा गया है। यहाँ पे इस कविता में वर्णन किया जाता है, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े और गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो एक तरह से इस जो कविता में बताया गया है कि समुद्री जहाज से क्या क्या लाए जाते थे, तेज तर्रार घोड़े लाए जाते थे, गठरियाँ जो है काली मिर्च की ये जाती होगी, हिमालय से जो रत्न और सोना मिलते थे वो सब व्यापार के क्रम में आदान प्रदान होते थे। तो इस कविता से स्पष्ट होता है कि बिजनेस के बारे में बताया गया, मतलब व्यापार के बारे में, व्यापार से जुड़ी है एक कविता थी जो कि संगम साहित्य से ली गई थी। ये संगम कविता थी एक, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन थे ना उस समय के, तो व्यापारी लोग जो थे बहुत सारे जो है समुद्री रास्ते उन लोगों ने ढूंढ निकाले थे। तो इसमें जो बहुत सारे जो समुद्र के जो रास्ते थे, तो क्या समुद्र के किनारे किनारे चलते थे, ठीक है। और कुछ समुद्री रास्ते जो उन लोगों ने बनाए थे, जो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को भी पार करते थे, ठीक है। पता है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जो हमारा इंडिया का साउथर वाला एरिया है, दक्षिण वाला एरिया है, इधर बंगाल की खाड़ी बहती है इस एरिया में, और इधर अरब सागर बहती है, ठीक है। तो कुछ जो रास्ते थे वो समुद्र के किनारे किनारे चलते थे, और कुछ जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करते थे, पार करते थे, ठीक है। नाविक जो होते थे वो अपनी यात्रा जल्दी पूरा करने के लिए क्या करते होंगे, उन लोग हमेशा मानसूनी हवा का सहायता लेते थे और उनका फ़ायदा उठा के अपनी यात्रा को जल्दी से जल्दी पूरा करते थे, ठीक है। वही क्या है, अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से, अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से कहाँ आते थे, इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचते थे या पहुँचना चाहते थे। तो पहुँचना चाहते थे मतलब पहुँचते थे, ठीक है। तो क्या है, पहुँचना चाहते थे तो क्या है, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उनके साथ उन लोग को चलना पसंद करते थे, क्योंकि ये दक्षिण मानसून वाला जो हवा होगी वो इनको जो अपने पश्चिमी तट पे पहुंचने में इनसे बहुत ही हेल्प करेगी, मददगार होगी, ठीक है। तो इन लोग जो समुद्री यात्रा करना होगा, तो समुद्री यात्रा को करने के लिए एक हमें जहाज़ की उस समय ज़रूरत पड़ती होगी उन लोगों को, व्यापारी लोगों को। तो जहाज़ कैसा होना चाहिए, समुद्र में चलने वाला जहाज़ जो होना चाहिए था वो मजबूत होना चाहिए, इसलिए उस समय मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। अब आगे का जो एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है समुद्र तटों से लगे राज्य। तो जो अपना इस महाद्वीप जो था, हमारा भारत वाला जो एरिया है पूरा, तो इस महाद्वीप का जो दक्षिणी जो एरिया है, साउथ वाला जो एरिया है, इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा तटीय प्रदेश था। साउथ वाला एरिया तो मैक्सिमम आपको पता है कि दोनों साइड समुंदर है, ये इधर अरब सागर है, इधर वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, मतलब एक बड़ा तटीय प्रदेश है। तो इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान है, इस सब में इन सब चीज़ें भी है। तटीय तो है, कोस्टल एरिया तो है, बट इसमें पहाड़ भी है, पठार भी है, नदी के मैदान भी है, ठीक है।
तो नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी जो है सबसे बड़ा क्या होता था, उपजाऊ का मैदान था, उपजाऊ मैदान था। कावेरी का जो मैदान था वो सबसे उपजाऊ था, वहाँ पे सबसे अच्छी फसल उगाई जाती थी दक्षिणी भाग में, ठीक है। मैदानी इलाकों और जो है तटीय इलाकों के जो सरदार होते थे ना उस समय और राजा होते थे, तो उन लोग के पास क्या है, धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति, और संपत्ति के साथ साथ शक्ति भी आएगी। पता है आपको, संपत्ति होगी तो शक्ति भी आएगी, ठीक है। संपत्ति के जो बाद है, संपत्ति के साथ साथ शक्ति भी हो गई, उन लोगों को शक्तिशाली भी हो गए। कौन हो गए, जो तटीय इलाके वाले जो सरदार थे या मैदानी इलाके वाले जो सरदार थे, दक्षिण वाला जो एरिया का है ये सब, ठीक है। जो इस महाद्वीप का दक्षिणी भाग का जो मैदानी इलाका और तटीय इलाका है, यहाँ के सरदार और राजा क्या हो गए थे, धीरे धीरे उनके पास काफ़ी संपत्ति आ गई थी और काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। तो संगम कविता में एक वर्ड मिलता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखिएगा, मूवेंदार, ठीक है। यह एक क्या है, तमिल शब्द है, तमिल वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तीन मुखिया। मूवेंदार मतलब होता है तीन मुखिया, ठीक है। इसका जो वर्ड को मूवेंदार का प्रयोग हम लोग किस लिए करते थे, तो उस समय जो है मूवेंदार का जो वर्ड यूज किया गया है, तीन शासक परिवार जो होता है, तीन जो रूलर जो पार्टी था, जो रूलिंग पार्टी था या रूलिंग फैमिली था, जिसको रॉयल फैमिली बोल सकते हैं उसको, जो तीन शासक परिवार था, उसके लिए ये मूवेंदार का जो वर्ड है वो यूज किया गया था। जो इन तीन शासक के परिवार थे ना, परिवारों के मुखिया के लिए जो हेड होते थे उस समय इन तीनों शासक परिवार का, उनके लिए यह वर्ड यूज किया गया था, मूवेंदार। ये तीन शासक परिवार कौन कौन से थे, ये चोल थे, चेर थे और पांड्य थे, ठीक है, जो हम लोग मैप में आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी पावरफुल माने जाते थे, शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है। आगे शायद मैप दिया होगा, देखते हैं हम लोग। देखिए, ये देखिए, चेर इधर का एरिया हो गया, पांड्य शासक परिवार ये हो गया, चोल इधर हो गया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैप में तो हम लोग ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इन तीनों मुखियाओं के जो अपने क्या होते थे, दो सत्ता के केंद्र थे। जो इन तीनों जो मुखिया थे, इन लोगों का जो सत्ता का केंद्र, मतलब एक तरह का समझिए कैपिटल बोलिए या सेंटर बोलिए, इन लोग जो रूलिंग जो एरिया था उसका एक सेंटर होता था। यहाँ पे दो दो था, मतलब चोल का एक था, चेर का एक था, पांडे का मतलब चोल का दो, चेर का दो और पांडे का दो, ठीक है। तो सबके अपने अपने क्या कहते, दो दो सत्ता का केंद्र थे सबके पास, ठीक है। इसमें से एक होता था कोस्टल एरिया वाला, दूसरा एक अंदरूनी भाग वाला होता था, मतलब समुद्र के किनारा वाला होता था। देखिए लास्ट मैप आपको दिखाता हूँ, ये तीनों समुद्र का एरिया और किनारे वाला ही है। देखिए चेर वाला भी है, इसमें भी समुद्र वाला एरिया है, पांड वाले के पास भी इधर समुद्री एरिया है, चोल के पास भी समुद्री एरिया है, ठीक है। तो इन लोग क्या होता था, अपना जो शासन का केंद्र बनाते थे, दो दो बनाते थे, एक बनाएंगे ये कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे, ठीक है, और एक अपने जो अपना राज्य होता था, जो अपना एरिया होता था उसके बीच में बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह तीनों परिवार के जो थे अपने दो दो सेंटर हो गए, तो मतलब टोटल 6 केंद्र हो गए, ठीक है, 6 सेंटर हो गए। तो इन सब 6 केंद्रों में जो था सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण था, कितने थे, ओनली 2 इसमें महत्वपूर्ण था। कौन सा महत्वपूर्ण था, एक तो था चोल का पत्तन, जिसे पुहाड़ बोलते थे या कावेरी पट्टनम बोलते थे उसे, ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट था पांड्या की राजधानी मदुरई। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोनों में जो सेंटर, ये 6 सेंटर में सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था मदुरई, और दूसरा चोल वाला हो गया पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, ठीक है। तो इन लोग के जो मुखिया होते थे ना, ये मुखिया लोगों से रेगुलर बेसिस पे क्या कहते थे, टैक्स के बजाय ये लोग टैक्स नहीं लेते थे, टैक्स के बजाय लोग गिफ्ट मांगा करते थे, गिफ्ट, कि भाई मुझे टैक्स की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे गिफ्ट दो। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, जो मुखिया होते थे, ये कभी कभी सैनिक अभियान भी चलाते थे, ठीक है। सैनिक अभियान मतलब अपने सैनिक के साथ निकल पड़ते थे,
ठीक है। सैनिक के साथ निकले, अगल बगल वाले जितने एरिया हो गए वहाँ से ये लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, शुल्क वसूलते थे, कुछ टैक्स मतलब कुछ उनसे जो लेते थे उस समय। तो इसमें से जो भी कुछ मिलता था, उसमें से जितने भी धन मिला या धन दौलत, जितने भी धन दौलत ही मिलेगा ऑब्वियसली है। उस समय के जो मुद्राएं चलती होगी या अनाज मिलते होंगे या कुछ गिफ्ट मिलते होंगे, सामान मिलते होंगे, जो बिजनेसमैन से होता होगा उससे सामान लेते होंगे, किसान से खेती वाला आइटम लेते होंगे, इस तरह इनसे जो गिफ्ट मिलता था या शुल्क वसूलते, उसे फी वसूलते थे। उसमें से क्या करते थे, वो कुछ धन को वो आसपास आपस में रख ले, मतलब अपने पास रख लेते थे, वो अपने पास रखेंगे, और बाकी जो था समर्थकों में जो उसका सपोर्टर था उसमें बांटते थे। जो उसके रिलेटिव्स होते थे, सिपाही होते थे, या जो पोएट्स होते थे, कवियों के बीच वो लोग क्या करते थे, बांट देते थे उन सब धनों को। सारे धन खुद के पास वो लोग नहीं रखते थे, खुद रख लेंगे तो उतना सपोर्टर उसके पीछे पीछे जाएंगे नहीं ना। तो उन लोग सारे चीज़ों को कभी भी अपने पास नहीं रखते थे, कुछ रखते थे और बाद बाकी सब बांट दिया करते थे, ठीक है। तो अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की जो है प्रशंसा में बहुत सारे क्या है कविताएं लिखी उन्होंने, ठीक है। तो कविताएं लिखने के बाद जो है उनके मुखिया तो उनमें खुश होंगे। तो खुश होने के बाद क्या है, कवि को क्या देते थे, कीमती जवाहरात देते थे, सोने घड़ी नहीं, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। क्यों? तो क्योंकि मुखिया के प्रशंसा में ये लोग कविता लिखते थे, इसलिए संगम कवि को इन लोग गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है। तो इसके लगभग क्या है 200 साल बाद जो अपना पश्चिम भारत में है ना, पश्चिम भारत जो अपना वेस्ट वाला एरिया हो गया, तो पश्चिम भारत में क्या है, सातवाहन नामक राजवंश का क्या हो गया, ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। पश्चिम वाले एरिया में, जो पश्चिमी भारत वाले एरिया में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता था, ठीक है। सतकर्णी को माना गया था, ये सबसे प्रमुख राजा हुआ सातवाहन के राजवंश में, ठीक है। उसके बारे में हमें उसकी माँ जो है गौतमी बल्लभ श्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। तो सतकर्णी के बारे में कहाँ से मालूम चलता है, उनके हमें उसकी माँ गौतमी के द्वारा बलश्री दान, ठीक है, गौतमी बलश्री द्वारा दान किया गया एक अभिलेख, मतलब एक अभिलेख उन्होंने दान दिया था, उससे यह चीज पता चलता है। वह क्या कहलाते थे, जो जितने भी मतलब ये सातवाहन राजा थे, राजवंश के जितने भी राजा थे, उन लोग दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। पूरे दक्षिण में भी यही नाम क्या था, फेमस था, प्रचलित था, ठीक है। जो सतकर्णी थे, श्री सतकर्णी, उन्होंने क्या किया था, पूर्व पश्चिम और दक्षिण के तटों पर अपनाई जो आर्मी थे, उन्होंने अपनी जो सेना थे वो अपने सेना को भेजी थी, ठीक है। कौन? सतकर्णी, जो सातवाहन राजवंश का सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेशम मार्ग की कहानी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेशम मार्ग किसे बोला जाता था, रेशम की शुरुआत कहाँ से हो गई, किस रेशम का उत्पादन सबसे पहले किसने किया था, कैसे रेशम जो है पूरे दुनिया में फैला, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कीमती जो हो गया, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से जो था रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माना जाता था, बहुत ही कीमती माना जाता था उस समय, ठीक है। रेशम कपड़ा जो तैयार करना होता था वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया पहले भी थी और आज भी है, ठीक है। रेशम को जो तैयार किया जाता है, कैसे तैयार करते हैं, रेशम का एक कीड़ा होता है, ठीक है, उससे क्या होता था, कच्चा रेशम निकलता है, ठीक है। उसके बाद उसकी सूत कताई होती है, ठीक है, फिर उसे कपड़े बुना जाता है, ठीक है। तो रेशम बनाने का सबसे पहले जो टेक्निक का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था, आज से 7000 साल पहले, ठीक है। तो चाइना वाले तो सब दिन पता ही है ना, अभी भी चाइना वाला हमेशा धोखा देते हैं, दुनिया को सब कुछ छिपा के रखते हैं। आज के डेट में भी उन लोगों ने कोरोना वायरस को कितने दिनों तक छिपा के रखा था, जब सब जगह फैल गया था उन्होंने बताया। तो इस तरह उन्होंने भी क्या किया था, उस समय भी जो चीन था, जो चाइना था, उन्होंने
रेशम बनाने वाली जो टेक्निक थी उसको उन्होंने हजारों वर्षों तक पूरे दुनिया से छिपा कर रखा था, ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन 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 क्या था, चीन से पैदल हो गया घोड़े या ऊंट पर कुछ लोग दूर की जगह पे जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। और क्यों ले जाते थे, वहां बेचते थे, ठीक है। तो जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उस मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट बोला जाता था, और इस सिल्क रूट के नाम से यह फेमस हो गया, रेशम मार्ग के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। तो और ये लोग तो हो गए कि यहाँ से रेशम का कपड़े लेके दूसरी जगह जाके सेल करते थे या बेचते थे, ठीक है। तो कभी कभी जो चीन के जो शासक थे, राजा थे, वो लोग क्या करते थे, ईरान हो गया और पश्चिम एशिया के शासक लोग को उपहार के तौर पे क्या भेजते थे, रेशमी कपड़े भेजा करते थे, ठीक है। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी क्या हो गया, फैल गई। कहाँ फैल गई, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर धीरे धीरे फैल गई, ठीक है। तो करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोग के बीच में क्या हो गया, रेशम कपड़ा जो पहनना एक फैशन हो गया उस समय, ठीक है। तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। क्यों कीमत होगी ज़्यादा, क्योंकि इतने दूर से लाने के लिए उसको दुर्गम स्थान को पार करना पड़ता था, ठीक है। पहाड़ी को रेगिस्तानी रास्ता होते थे, मिलते थे, इन सब से होकर गुजरना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें उतनी महंगी थी। और इतना ही नहीं, क्या था, महंगा होने का और भी रीजन थे। क्या, तो जिस रास्ते से व्यापारी गुजरा करते थे इन सब सामान को लेके, अपने रेशमी वस्त्र लेके, रेशम के सामान लेके, उस रास्ता में भी इन्हें यात्रा शुल्क देना पड़ता था। लोग इसे यात्रा शुल्क मांगते थे, जो लोकल बॉडीज वहाँ पे होते थे, ठीक है। देखिए एक मैप दिखाया गया होगा, नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया, क्या है, किसमें, नेक्स्ट मैप में। ये देखिए सिल्क रूट, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं होगा। तो इसमें क्या था, जो सिल्क रूट था, इसमें क्या होता था, सिल्क रूट हो गया तो इसमें जो कुछ शासक थे, मतलब जो शासक कुछ राजा हुआ करते थे, इसके बड़े बड़े हिस्सों पे अपना मतलब कंट्रोल रखना चाहते थे। क्यों, इस रास्ते पे जो व्यापारी जाते थे उनसे क्या होता था, उनको टैक्स मिलता था, कुछ मतलब गिफ्ट मिला करता था, कुछ पैसे मिलते थे, फीस मिलते थे कुछ, ठीक है, शुल्क मिलते थे इनसे, ठीक है। तो इस रास्ते पे कब्जा, मतलब इनसे लाभ होता था। इसके बदले में इन लोग क्या है, व्यापारी को कुछ तो देंगे, सिर्फ लेंगे नहीं, बस देंगे भी कुछ। तो इसमें देने के लिए इन लोग क्या देते थे, व्यापारी को क्या सुरक्षा प्रदान करते थे, किससे, लुटेरों से, जो कि उस समय अगर राज्य से लुटे मतलब गुजर रहे व्यापारी, तो उन लोग लुटेरों से इनको सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। तो सिल्क रूट पे जो कंट्रोल करता था ना, उसमें सबसे फेमस राजा कौन था, सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे उनका नाम कुषाण थे। कुषाण राजा सबसे फेमस राजा थे, ठीक है। तो करीब 2000 साल पहले क्या था, मिडिल एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत वाला जो इलाका था, इस पे कुषाण का शासन था, ठीक है, कुषाण वंश का शासन था, ठीक है। तो पेशावर और मथुरा इसके दो शक्तिशाली केंद्र थे, किसके, कुषाण के, ठीक है। और इनका एरिया कौन कौन सा था, मध्य एशिया इनका एरिया था, और पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम और मतलब उत्तर वाला, जो पश्चिम और उत्तर के बीच वाला जो एरिया है, ये दोनों जो था इनके शासक वाला एरिया था, शासन करते थे इस एरिया पे, ठीक है। इसमें इन लोग ने पेशावर और मथुरा को इन लोग अपना दो इम्पोर्टेंट और पावरफुल सेंटर बना के रखा था, ठीक है। तो तक्षशिला जो है, तक्षशिला भी इसी राज्य का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो इसके शासनकाल में ही, किसके शासनकाल में, कुषाण के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो है, जो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के जो पतन होता था, पोर्ट होता था, वहां तक जाती थी, ठीक है। और फिर यहाँ से इन लोग क्या करते थे, जहाज़ों द्वारा जो है रेशम कहाँ भेजते थे, पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाते थे, ठीक है। और इस महाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में
कुषाण के शासक ही थे, कुषाण ही थे, ठीक है, जो कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, इन लोगों ने चलाए थे, ठीक है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इस सिक्के का यूज किया करते थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का उस समय प्रचार कैसे हुआ था। तो जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश का सबसे जो फेमस किंग था, जो सबसे फेमस पावरफुल राजा हुआ करता था, उनका नाम कनिष्क के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस नाम है ये कनिष्क, ठीक है। इसने क्या किया था, आज से करीब 1900 साल पहले इन्होंने शासन किया था। तो उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था, जिसमें एकत्र होके विद्वान जो होता था, बहुत सारे फेमस मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लोग डिस्कशन क्या करते थे, ठीक है। बुद्ध की जीवनी जो होता था, बुद्ध चरित्र, जो बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा गया कि जो रचना करने वाले कवि थे वो कौन थे, अश्वघोष। वो कहाँ रहते थे, वो कनिष्क के दरबार में दरबारी थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में वो कवि थे, ठीक है, अश्वघोष, जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी, ठीक है। जो अश्वघोष और जो अन्य बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने क्या किया था, संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। तो इस समय क्या बौद्ध धर्म का जो एक नया ब्रांच, ठीक है, एक नई धारा महायान का जो क्या हुआ था, यहाँ पे विकास हुआ था, महायान फलने फूलने लगा था, जो कि एक बौद्ध धर्म की ब्रांच है, ठीक है। इसमें इसकी जो सबसे फेमस जो मुख्य विशेषताएं हैं, जिसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, इसमें बताया गया है कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति जो होता था ना, सिर्फ संकेत मतलब एक सिंबॉलिक माध्यम से दिखाया जाता था, ठीक है। जैसे कि बौद्ध धर्म का जो निर्वाण प्राप्ति जो होता था, उसको मतलब पीपल का जो पेड़ होता था ना, उसकी मूर्ति पर दर्शाया जाता था। मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं लगाई जाती थी, उसमें सिर्फ पीपल का पेड़ से सिंबॉलिक दिखाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया था, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी अब, ठीक है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे जो है मैक्सिमम मथुरा में है और कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाने लगी। कब, एक कुषाण के टाइम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सांची का स्तूप दिया गया, स्तूप का एक मूर्ति दिया, यहाँ पे एक वृक्ष, ठीक है, ये देखिए एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे देखिए यहाँ पे खाली एक स्थान बनाया गया, आसन बनाया गया, ठीक है। मूर्तिकार ने यहाँ पे क्या बताने के लिए कोशिश की है, यह मूर्ति जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस वृक्ष के नीचे ही बुद्ध बैठ के ध्यान किया करते होंगे, ठीक है। इसका एक सिंबॉलिक था, ये पहले होता था, बट अब क्या है, कुषाण के शासनकाल में अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी अब, ठीक है। वहाँ पे खाली स्थान नहीं रह के बुद्ध का प्रतिमाएं बनाने लगी। और एक तो परिवर्तन हो गया आपका कि प्रतिमाएं बनाने लगी, पीपल के पेड़ की जगह बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हटके रियल पिक्चर या रियल मूर्ति बनने लगी, ठीक है। दूसरा परिवर्तन क्या हो गया, दूसरा परिवर्तन यहाँ मिलता है बोधिसत्व का, ठीक है। बोधिसत्व में क्या है, बोधिसत्व किसे बोला जाता था, बोधिसत्व उसको बोला जाता था जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास में ध्यान और साधना क्या करते थे, उसको बोधिसत्व कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, बोधिसत्व में परिवर्तन आ गया। अब इसमें क्या करने लोग, अब ऐसा ये लोग नहीं करते थे, इसके करने के बजाय ये लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ये लोग सही समझने लगे, ठीक समझने लगे। अब इन लोग एकांत में साधना नहीं करते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, बोधिसत्व की पूजा जो है काफ़ी लोगों में के बीच में फेमस हो गया, लोकप्रिय हो गया, लोग इसे मतलब क्या पसंद करने लगे, ठीक है। अब यह कहाँ फैलने लग गया, पूरे मध्य एशिया में फैलने लगा, चीन में फैल गया, बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गया। ये कौन सा, बोधिसत्व का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्म है, ये जो ट्रांसफॉर्म हो गया कि जो एकांतवास वाला चीज़ हटके अब सांसारिक परिवेश में ही सब कुछ शिक्षा और मदद करने वाला जो टेक्निक आ गया, ये पूरे मध्य एशिया और चीन के बाद कोरिया और जापान में भी फैल गया ये, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी हुआ, ठीक है, जहाँ बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए पहाड़ और दर्जनों गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है।
तो इसमें से कुछ गुफा राजा और रानी के आदेश पे बनाए जाते थे और कुछ व्यापारी और किसान के द्वारा बनाए गए। इसमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के जो दर्रे हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है। दक्कन दक्कन जो है ना, दक्कन के शहर और तट तट जो होते थे वो समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली जो दर्रा होती थी उससे होकर गुजरती थी। ठीक है। और उसमें ऐसा लगता था कि जो यात्रा करने वाले जो व्यापारी होते थे इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम किया करते थे, आराम किया करते थे। ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में बढ़ गया। म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों तक भी क्या हो गया था, फैल गया था। देखिए, थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक जो रूप है इन क्षेत्रों में कहीं अधिक फेमस था, प्रचलित था। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तीर्थयात्री, जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा, तीर्थयात्री किसे बोलते थे या अभी भी किसे बोलते हैं? तीर्थयात्री वो कहलाते हैं जो कि प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों का यात्रा क्या करते हैं, उसे तीर्थयात्री बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक मथुरा में बुद्ध की एक प्रतिमा है। ठीक है, ये मथुरा का है। और ये देखिए, तक्षशिला में एक बुद्ध की प्रतिमा है। तो इन दोनों के बीच बोला गया है क्या समानताएं हैं। ठीक है। ये देखिए, कार्ले की गुफा है महाराष्ट्र का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तो तीर्थयात्रा का जिज्ञासा के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो जितने भी तीर्थयात्री हुआ करते थे इनकी एक जिज्ञासा होती थी। ठीक है। तो व्यापारी जो होते थे काफिला में तथा क्या है, जहाज़ों पर दूर दूर ये लोग जाया करते थे। ठीक है। बहुत से तीर्थयात्री क्या थे, इसके साथ यात्रा पे भी निकलते थे। किसके साथ? व्यापारी के साथ। ठीक है। इस तरह भारत की यात्रा पे आया जो एक चीनी बौद्ध जो तीर्थयात्री था, इसका नाम था फासियन, जो कि काफ़ी फेमस था। वह कब आया था? वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं तशांग जो था ये 1400 साल पहले आया। ठीक है। जो कि और उसके करीब 50 साल बाद कौन आया? इत्सिंग आया। ठीक है। तो वे सब क्या थे? बुद्ध से जुड़ी जगहों और जो प्रसिद्ध मठ को है उन लोग देखने के लिए भारत आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो चाइना से लोग जो बौद्ध जो तीर्थयात्री थे क्यों आए थे? ये लोग जो फेमस जो बुद्ध से जुड़ी जगह थे और प्रसिद्ध जो मठ हुआ करते थे उसे देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है। तो इसमें से जो प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपना जो यात्रा का विवरण लिखा, तो इन्होंने क्या लिखा था? अपने यात्रा के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आई थी, जो डिफ़िकल्टीज आई थी उन सब के बारे में लिखा इन्होंने। ठीक है। यात्रा में इन लोगों को कई वर्ष लग जाया करते थे उसमें। तो जिन देश और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके बाद उन किताबों के बारे में भी लिखा जिसे उन्होंने लिखा। ठीक है। और बाद में उन्हें वो अपने साथ लेके चले गए। ठीक है। तो इसमें एक बताया गया कि फासियन चीन वापस कैसे लौटा। ठीक है। तो यहाँ पे एक कहानी बताता है कि जो चीन के बौद्ध यात्री थे एक फासियन। ठीक है। तो ये अपनी जो वापसी यात्रा जब कर रहे थे तो इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बंगाल से शुरू की थी। ठीक है। वह व्यापारियों के एक साथ में एक जहाज़ पे चढ़ गए। ठीक है। उन 2 दिन बाद ही 2 दिन ही वो लोग चले थे, उन्हें पता चला कि समुद्री तूफान में उन लोग का जहाज़ फंस गया। तो व्यापारी तो जहाज़ डूबने से बचने के लिए उन्होंने अपने अपने जो है माल जहाज़ से फेंकने लगे ताकि जो है जहाज़ हल्का हो जाए। तो फासियन थे इन्होंने भी अपना जो है बहुत सारे सामान फेंक दिया। बट इन्होंने कुछ जो है पांडुलिपि और बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी उन्होंने अपने नहीं फेंका, जिन्होंने वो अपने जो भारत यात्रा के दौरान जो उन्होंने कलेक्ट किए थे उसे उन्होंने नहीं फेंका। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने 13 दिन के बाद आंधी तूफान जो है रुक गई। उसने समुद्र का जो है वर्णन इस प्रकार किया है कि जो है समुद्र असीम है, सूर्य चांद और तारों को गति को देखे बिना यह पता चलना इम्पॉसिबल है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है और किस दिशा में किधर है, कुछ पता नहीं चलता है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है। इन्होंने एक वर्णन में भी लिखा था। ठीक है।
तो जावा में पहुंचने के लिए इन्हें 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए थे, ठीक है। तो जावा में वहाँ पहुँच के इन्होंने 5 महीने तक रुका, उसके बाद उन्होंने क्या व्यापारी जहाज़ में चढ़कर चीन चले गए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक और जो चीनी यात्री थे जिनका नाम था श्वेंग त्सांग, जो कैसे गए थे ये अपने चाइना। तो देखते हैं कैसे गए थे ये। क्या हुए थे, अंडरग्राउंड एक रास्ता था, भूमार्ग जो रास्ता था जिसे हिंदी में भूमार्ग बोलते हैं, अंडरग्राउंड रास्ता, उसके द्वारा ये चाइना गए थे, जो कि अपना उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर जाती है, ठीक है। उसके द्वारा ये क्या है, अपना चाइना लौटे थे। और उसने जो स्वयं त्सांग है, जो चीनी यात्री थे, इन्होंने अपने साथ बहुत सारे सामान लेके गए थे। उसमें से क्या है, सोना चांदी और चंदन की जो लकड़ियाँ होती थी उससे बनी बुद्ध की मूर्तियाँ थी। और 600 से ज़्यादा जो पांडुलिपि उन्होंने क्या था कलेक्ट किया था, उनको भी अपने साथ वो लेके गए थे। कहते हैं कि लगभग 22 घोड़ों पर लेके वो अपना सारा सामान गए थे, जितने भी कलेक्ट किए थे, सोना चांदी और चंदन की लकड़ी से बना जो बुद्ध की मूर्तियाँ सब जो था, उन्होंने 20 घोड़ों पर लाद के लेके गया था। इसमें से 50 पांडुलिपि जो है वो क्या हो गया, खो गया। कहाँ खो गया, जब वो नाव से सिंधु नदी पार कर रहे थे ना, सिंधु नदी, तो नाव पलट गई थी। तो बोला जाता है कि 50 पांडुलिपि जो है, 600 में 50 पांडुलिपि उनके गायब हो गए थे, खो गए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, अपनी जो बची हुई ज़िंदगी, जो चाइना जाने के बाद उन्होंने क्या किया था, जो बची हुई जो पांडुलिपि बची हुई थी ना, लगभग 550 पांडुलिपि, तो उन्होंने 550 पांडुलिपि का संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में उन्होंने क्या हुआ, अपना जीवन व्यतीत कर दिया सारा, जो बाकी का बचा हुआ जीवन था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये नालंदा जो अपना बिहार में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा। तो देखिए, नालंदा जो था वो शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था, एक इम्पोर्टेंट और स्पेशल सेंटर था, ठीक है। तो जितने भी चीनी यात्री थे, जैसे कि स्वयं त्सांग हो गया या और भी जितने भी तीर्थ यात्री थे, उन्होंने क्या किया था, उस समय जो सबसे फेमस बौद्ध विद्या का जो सेंटर हुआ करता था, केंद्र जहाँ पे बौद्ध विद्या का ज्ञान मिलता था, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पे बौद्ध विद्या का प्रचार प्रसार हुआ था। वहाँ पे ये लोग अध्ययन किया करते थे, ठीक है। तो कुछ चीनी यात्री ने नालंदा के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे, तो वो दिया गया है कुछ उनके अंश, कि बोला जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षक थे, वो योग्यता और बुद्धि में क्या थे, सबसे आगे हुआ करते थे। और बुद्ध के उपदेश, जो भी बुद्ध उपदेश दिए थे, उनका वो पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते थे। और बोला जाता जो मठ थे, जो विश्वविद्यालय थे, उसके जो नियम थे काफ़ी कठिन हुआ करते थे, और इस नियम को सभी को पालना पड़ता था, नियम को मानना पड़ता था। और दिन भर वहाँ तर्क वितर्क, वाद विवाद, डिस्कशन चलते रहते थे, ज्ञान की बातें हुआ करती थी, जिससे और युवा और जो वृद्ध, मतलब यंग और ओल्ड पर्सन, ओल्ड जितने भी थे, उन लोग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। और जो अलग अलग जो शहर है, वहाँ से बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी कुछ डाउट्स दूर करने के लिए, कुछ शंकाएँ दूर करने के लिए यहाँ पे आते थे। और ऐसा भी बोला जाता है, जो आगंतुक लोग थे, आगंतुक बोले तो जो न्यू कमर्स थे, नया आने वाले जो थे, उसको गेट पे ही जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, जो द्वारपाल होते थे, वो गेट पे उनसे बहुत सारे कठिन सवाल पूछा करते थे। और उन्हें अंदर जाने की अनुमति कब मिलती थी, जब वो इन कठिन सवाल का उत्तर दे पाते थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 आदमी ही जो थे सही उत्तर दे पाते थे और अंदर जा पाते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टॉपिक शायद भक्ति का शुरुआत, भक्ति किसे बोलते हैं यहाँ हम लोग जानेंगे, शुरुआत कैसे हुई, लोग भक्ति मतलब पूजा पाठ में कैसे लोग इन्वॉल्व हुए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि जो देवी देवता का पूजा पाठ जो है उस समय ही शुरू हुआ था, इस टाइम पीरियड में ही, ठीक है। जब नालंदा विश्वविद्यालय में लोग शिक्षा ग्रहण करने आ रहे थे, इस टाइम पीरियड में ही देवी देवता का पूजा पाठ का भी चलन शुरू हो गया, ठीक है। और बाद में ये जो पूजा पाठ का चलन हुआ था, ये हिंदू धर्म का एक पहचान बन गया, ठीक है। और इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा माँ जैसे देवी देवताओं की पूजा होने लगी। इन सब भगवान इस पूजा पाठ में शामिल थे, ये देवी देवता इन पूजा पाठ में शामिल थे। तो बोला जाता है कि देवी देवताओं की जो पूजा और भक्ति परंपरा के माध्यम से ही किया जाता था। जो परंपरा चल रही है वो आगे भी चलता रहेगा। इस तरह के परंपरा के माध्यम से ही देवी देवता का भक्ति और पूजा किया जाता था, ठीक है। भक्ति उस समय ज़्यादा फेमस लोगों के बीच में हो गया था। और भक्ति क्या किसे कहा जाता है तो हम लोग यहाँ जानते हैं। तो किसी देवी देवता के प्रति, कोई भी देवी देवता हो उसके प्रति जो श्रद्धा को भी भक्ति कहा जाता है, ठीक है। भक्ति का पथ जो है, भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति जो है सबके लिए खुला था, चाहे वो अमीर हो, गरीब, उच्च जाति, नीची जाति, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए खुला हुआ था। इसीलिए ये भक्ति जो है सबसे फेमस हो रहा था उन समय लोगों के बीच में, क्योंकि इस समय भक्ति में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, ठीक है। और भक्ति मार्ग की जो है चर्चा है कहाँ मिलती है हमें, तो हिंदू का एक पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। तो इसमें भी भक्ति मार्ग का चर्चा मिलता है, ठीक है। और आगे भी महाभारत का एक हिस्सा है भागवत गीता, ठीक है। तो इसका शायद 11 चैप्टर में कुछ इसका अंश दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या है, अपने भक्त और मित्र, जो अर्जुन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कृष्ण और अर्जुन दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तो कृष्ण अपने भक्त, जो कि भक्त और मित्र अर्जुन जो थे, उनको अभी क्या बताते हैं भागवत गीता में, सभी धर्मों को छोड़ के उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। कौन देते हैं? कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं कि सभी धर्मों का मार्ग छोड़ के उनकी शरण में आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो कृष्ण थे, जो थे वनली और ओनली वही कृष्ण थे जो अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे, ठीक है। तो आगे यहाँ पे दिया है कि पूजा पाठ का जो यह रूप है धीरे धीरे देशों में, अलग अलग जो हिस्सों में धीरे धीरे क्या हो गया, स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे, ठीक है। देखिए भगवान विष्णु का एक रूप है यहाँ पे, बराह रूप बोलते हैं इन्हें। भगवान विष्णु के लगभग 24 रूप हुआ करते, 24 अवतार हुआ करते थे। इन अवतारों में एक अवतार है बराह अवतार। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का एक शानदार विष्णु मूर्ति है, ठीक है, बराह भगवान के रूप में, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो पृथ्वी जल में डूब गई थी तो भगवान विष्णु वराह का अवतार धारण करके पृथ्वी को जल से निकाला था, बचाया थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि पृथ्वी को एक स्त्रीलिंग के रूप में दिखाया गया, मतलब स्त्री के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और भक्ति के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय क्या करते थे, ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा करने पे जोर देते थे। इंडिविजुअल पूजा कीजिए, अपने घर में पूजा कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, ऐसा भक्ति मार्ग बताते थे, ठीक है। आडंबर वाला नहीं, कि अंधविश्वास वाला नहीं, उन सब चीज़ों से अलग हटके इन लोग भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से अपने व्यक्तिगत पूजा कीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है, इस तरह भक्ति मार्ग बताते थे, ठीक है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का क्या मानना था? इनका मानना था कि अगर जो उनकी देवी देवता है जिसे वो मानते हैं, उनको अगर सच्चे मन से इन लोग अगर पूजा करें तो उनको उसी रूप में दर्शन भगवान देंगे, ठीक है। किस रूप में भक्त दर्शन देंगे भगवान? तो जिस रूप में भगवान को भक्त देखना चाहते हैं उसी रूप में दर्शन देंगे। इसलिए जो भी उनके आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी
हो सकते हैं, ठीक है, या जानवर के रूप में, या शेर हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, किसी भी रूप में भगवान हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इस विचार का जो है समाज में बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने लगे, ठीक है, कलाकार देवी देवताओं के एक से एक बढ़ के खूबसूरत क्या है स्टैचू बनाने लगे, मूर्ति बनाने लगे, ठीक है। जैसे जैसे ये सब चीज़ें फैलेगी तो उसका प्रचार प्रसार होगा, तो मार्केटिंग भी होगा, मार्केटिंग हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे मूर्ति स्टैचू भी मिलने लगी बाजार में, ठीक है। तो देखिए भक्ति शब्द कहाँ से उत्पन्न हुई इसके बारे में बताया गया है कि भक्ति जो शब्द है भज शब्द से बना है, ठीक है। भक्ति जो है भज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है विभाजन करना या हिस्सेदारी, इसका मतलब होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, भक्ति जो है भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर जो है मतलब एक दोनों के बीच में एक संबंध होता है, एक इंटरनल बॉन्डिंग होता है उन लोगों के बीच में, ठीक है, भक्त और भगवान के बीच में। भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति क्या है, भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। भगवत का एक ही अर्थ है क्या, जो अपने ऐश्वर्य और जो सुख होता है, जो अपने प्रसिद्धि को सुख को भक्तों के बीच में बांटता है, यानी भक्त और भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे और दिया गया है कि एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है, कुछ उसका जो कुछ मतलब एक अंश यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे जो भक्ति साहित्य थे तो हमें यही बताते थे कि जो धन दौलत हो गया, ऐश्वर्य हो गया, ऊंचे पद के जरिए जो कभी कभी भगवान से आत्मीयता कभी बन नहीं सकती है, यही बात हमेशा बताया गया है मैक्सिमम जितने भी भक्ति साहित्य मिलते हैं, ठीक है। तो करीब 1400 साल पहले आज से क्या है, शिव भक्त अप्पार, ठीक है, शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में एक कविता लिखी गई, जिसका एक अंश यहाँ पे दिया गया। अप्पार एक वेल्लाल था, तो आपको वेल्लाल के बारे में लास्ट हम लोगों ने बताया था कि वेल्लाल किसे बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखा गया है, तो थोड़ा एक नज़र डालते हैं इस पर। तो नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़रों में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उसकी आराधना करूँगा, क्योंकि मेरे ईश्वर वे मेरे ईश्वर समान हैं, ठीक है। एक ऐसे कविता लिखी गई है, ठीक है, तमिल में लिखा गया था ये, ठीक है, इसका एक अंश दिया गया है। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। देवी देवताओं का जो होता था बहुत सम्मान करते थे लोग, विशेष सम्मान होता था, ठीक है, इसलिए विशेष जगहों पे उसकी मूर्ति रखा जाता था। इन स्थानों पर ही जहाँ मूर्ति रखा गया है उन स्थानों को ही मंदिर कहा जाने लगा। उन मंदिरों के बारे में हम लोग आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भक्ति परंपरा ने क्या किया, भक्ति परंपरा जब डेवलप हुआ, बढ़ा, तो और भी चीज़ें उसमें बढ़ा, जैसे कि चित्रकला बढ़ गया, शिल्प कला और साहित्य कला बढ़ा, और इन सब के माध्यम से ही अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलने लगी, प्रेरणा दी, ठीक है। देखिए हिंदू शब्द कहाँ से उत्पन्न होता है, जैसे इंडिया शब्द हिंदू शब्द जो है, जैसे इंडिया शब्द सिंधु से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वैसे हिंदू शब्द भी इंडस या सिंधु से निकला है, ठीक है। तो ये जो हिंदू वर्ड है, इस हिंदू शब्द का अरब और ईरान वाले जो लोग होते थे उन लोग बोलते थे, ठीक है। किनको बोलते थे, उन लोगों को बोलते थे जो सिंध नदी के पूर्व वाले एरिया में रहते थे, उन्हें उन लोग हिंदू बोलते थे, ठीक है। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपरा के लिए यूज होने लगा, प्रयुक्त होने लगा, ठीक है। तो एक और यहाँ पे अन्यत्र एक कहानी बताया गया है, तो चलिए देखते हैं इसे, तो 2 मिनट में फटाफट इसे भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे घटना की वर्णन किया गया है, जो कि करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में क्या हुआ था, ईसाई धर्म का उदय हुआ था, उद्भव हुआ था, उत्पन्न हुआ था ईसाई धर्म, ठीक है।
तो ईसाई धर्म का जो संस्थापक थे कौन थे? तो ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का एक पार्ट था, एक हिस्सा था। ठीक है। तो ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था उन्होंने, कि वो इस संसार का उद्धारक हैं। उन्होंने और भी एक चीज़ बताई थी कि दूसरों को प्यार देने वाला और उसकी तरफ दूसरों पर विश्वास करने वाले का उपदेश दिया उन्होंने। ठीक है। और जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक है। इन चीज़ का उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है। तो बाइबिल जो ईसाई धर्म का एक धर्म ग्रंथ आप लोगों को पता होगा, तो बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। यहाँ पर एक कुछ उसका पार्ट भी लिखा गया है कि धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वो जो दिल से पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है जो शांति स्थापित करते हैं, वे ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए हैं उस समय। ठीक है। और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया में फैलने लगा, अफ्रीका में, यूरोप तक फैल गए सब ईसा मसीह का जो उपदेश था। ठीक है। तो ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप जो होते हैं उनके पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। पश्चिमी एशिया से आए थे इन लोगों ने, जो कि प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है। जो धर्म प्रचारक थे ईसाई धर्म के। ठीक है। तो केरल में ईसाई को सीरियाई ईसाई बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि वे लोग पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माने जाते थे। ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो चलिए देखा जाए कि ये दक्षिण पथ के स्वामी किसे बोला जाता था। ठीक है। तो दक्षिण पथ के स्वामी सातवाहन जो शासक राजा थे उन्हें बोला जाता था। ठीक है। मोवेनदार किसे बोलते थे? चोल, चेर और पांडे के साम्राज्य को मोवेनदार बोलते थे। अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। ठीक है। बोधिसत्व क्या था? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था ये। ठीक है। और स्वयं तशांग कौन थे? चीनी यात्री थे। ठीक है। तो चलिए खत्म होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, राजा सिल्क रूट पर अपना क्यों कंट्रोल रखना चाहते थे? क्यों? कि सिल्क रूट पे कंट्रोल रखेंगे तो उन्हें बहुत सारा टैक्सेस मिलेंगे, वहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम था, इसलिए वो लोग अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। ठीक है। तो व्यापार और व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं? तो व्यापार और व्यापारिक रास्ता जानने के लिए उन लोग जो वहाँ से मटेरियल मिलते हैं, जो भी सामान मिलते हैं, जैसे कि रेशम का व्यापार करने के लिए वहाँ रेशम के वस्त्र मिले होंगे, कुछ मुद्रा मिले होंगे और कुछ यातायात के जो भी साधन मिले होंगे, उससे उन लोग पता करते हैं कि व्यापार में क्या व्यापार में क्या चल रहे थे, कौन सा रास्ता फॉलो कर रहे थे, किस चीज़ का व्यापार हो रहे थे। ठीक है। तो भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति की प्रमुख विशेषता लास्ट में टॉपिक में हम लोग ने देखा था कि इंडिविजुअल लोग भगवान का श्रद्धा से भक्ति करें और पर्सनल लोग अपना पूजा में इन्वॉल्व होते थे, वो जो थे अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ते थे। ठीक है। ये सब उनकी विशेषता थी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? 17,000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर, पांडे लगभग 2300 साल पहले की बात है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब? लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्ठ के बारे में बताया गया, ये कब थे? आज से लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन कब हुआ था? लगभग 1600 वर्ष पहले। ठीक है। तो इन शशांक के
स्वयं तशांक की भारत यात्रा कब हुई थी? देखिए 1400 साल पहले, और जोशी वस्तुति की रचना हुई थी ये भी 1400 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक